आज की डिजिटल क्लास 11th एजी बायो की, जिसमें आपका हार्दिक स्वागत है। इस क्लास के लिए मैं आशा महेश्वरी आपको कोशिका नामक जो चैप्टर है वो आपको समझाऊंगी। इससे पहले मैं आपको 2 लाइन बताना चाहूँगी कि जो अपन स्टडी स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए बायो के लिए 2 कॉपी बनाए, CW और HW। जो भी वीडियो आपको भेजे जा रहे हैं उन वीडियो का आप समझ करके और नोट्स CW के अंदर नोट्स कलेक्ट कर लिखेंगे और जो भी प्रॉब्लम आती है उसे आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिख भेजें ताकि मैं आपको उसका सॉल्यूशन दे सकूं। आज हम कोशिका के बारे में देखेंगे कि कोशिका क्या है। सजीव का शरीर जो है वह कई छोटे छोटे भागों से मिलकर के बना है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। कोशिका जो है ये छोटे छोटे भाग जो है कोशिका कहलाती है और कोशिका शरीर की सबसे छोटी इकाई है जो संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई होती है। यानी कि इसका सजीव का शरीर जो है उसका निर्माण कोशिका के द्वारा होता है और उसके कार्य भी कोशिका के द्वारा ही संपन्न किए जाते हैं। ये तो है कोशिका के बारे में। कोशिका की खोज जो है सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने की। खोज की इसने कॉर्क की स्लाइड बना करके उसमें देखा कि जो कॉर्क की स्लाइड है वह छोटे छोटे खंडों से मिलकर के बने हैं और इन खंडों का नाम इसने कोशिका दिया। लीवेनहॉक ने जो है जीवित कोशिका का अध्ययन किया और जीवित कोशिका का अध्ययन कर इसने सेलुली जो है लैटिन भाषा का एक शब्द है उससे सेल नाम दिया। सेलुली से सेल नाम दिया। सेलुली का मतलब होता है छोटे छोटे खंड, और जो छोटे छोटे खंड होते हैं उनको लीवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं में देख करके सेल नाम दिया, जिसका अर्थ होता है कोशिका। यानी जीवित कोशिकाओं में कोशिका का अध्ययन जो है लीवेनहॉक ने किया और निर्जीव कोशिकाओं में जो है रॉबर्ट हुक ने कोशिका का अध्ययन किया। इन सब के बाद कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। इन वैज्ञानिकों के आधार पर कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसमें कई मत दिए, जिसमें से निम्न मत हैं। सिद्धांत के अंदर कई मत दिए, जिसमें से पहला है कि कोशिका जो है वो संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई। कोशिका संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई होती है। दूसरा उसने कहा कोशिका का नई कोशिका का निर्माण। पूर्ववर्ती कोशिका के विभाजन से होता है। यानी नई कोशिका का निर्माण जो है जो पूर्ववर्ती पहले की कोशिका है उसके विभाजन के दौरान होता है। तीसरा उसने दिया कि प्रत्येक कोशिका जीवन के साथ सातत्य के साथ उद्गम और स्वभाव दर्शाती है। प्रत्येक कोशिका जीवन के
सातत्य के साथ यानी कंटिन्यूटी के साथ। उद्गम व स्वभाव दर्शाती है। चौथा है कि इनमें इनका विकास जो है वो कोशिका तथा कोशिका के उत्पाद से सजीव का शरीर कोशिका व कोशिका के उत्पादों से होता है। सजीव का शरीर जो है उत्पादों से बनता है। यानी संरचनात्मक इकाई है तो ये हो गया कि इसकी कोशिका से बनता है और कोशिका के उत्पाद यानी कोशिका के साथ साथ कोशिका द्रव्य, कोशिका में पाए जाने वाले कोशिकांग, इनसे जो है इसका शरीर बनता है, जिससे प्रोटीन का निर्माण होता है। ये इसके उत्पाद है, तो इससे सजीव का शरीर बनता है। ये दिया कोशिका सिद्धांत के बारे में स्लाइडेन तथा स्वान ने, यानी कि स्लाइडेन तथा स्वान ने कोशिका सिद्धांत दिया और कोशिका सिद्धांत में इसने ये मत दिए कि कोशिका जो है वो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है। कोशिका का निर्माण जो है पूर्ववर्ती कोशिका से होता है तथा प्रत्येक कोशिका के जीवन के सातत्य के साथ साथ उद्गम और स्वभाव दर्शाती है। यानी जो कोशिका है उसका उद्गम और स्वभाव किस प्रकार से है वह उसके जीवन को दर्शाती है। सजीव का शरीर कोशिका तथा कोशिका से के उत्पादों से शरीर का निर्माण होता है। तो ये कोशिका के बारे में उन्होंने अपने मत दिए। लेकिन जो जीवाणु कोशिका है उसके बारे में ये मत जो है वो सही नहीं हो पाते हैं, क्योंकि जीवाणु कोशिका जो है वो प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है, यानी आदिम प्रकार की कोशिका होती है जिसमें उत्पादों का निर्माण, उत्पाद नहीं होते हैं। यानी कोशिका में जो है वो आदिम प्रकार की कोशिका होती है जिनमें स्वतंत्र कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं होती है। उनमें जो है डीएनए या आरएनए जो है दोनों में से एक ही पाया जाता है। विषाणु जो है प्लाज्मा झिल्ली उसमें कोशिका द्रव्य, एंजाइम, कोशिकांग जो है अनुपस्थित होते हैं। इस कारण से यही कोशिका सिद्धांत जो है विषाणु कोशिकाओं पर लागू नहीं हो सकते हैं। तो ये तो है कोशिका मत या कोशिका सिद्धांत। अब इसके बाद आते हैं कि जो विषाणु है उनमें किस प्रकार की कोशिका होती है और जो कोशिकीय प्राणी है उनमें किस प्रकार की कोशिका होती है। यानी जो विषाणु है उनकी कोशिका जो है प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है और जिनमें विकसित प्रकार की कोशिका है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यानी पहले आता है प्रोकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रो का अपन अगर संधि विच्छेद करें या इसको अपन अलग अलग करें तो प्रो का मतलब होता है प्राक और प्राक का मतलब होता है आदिम।
या क्या बोलते हैं उसको, अविकसित कैरियोटिक कैरियन का होता है केंद्रक, जिसमें आदिम प्रकार का या अविकसित प्रकार का केंद्रक पाया जाता है, वो प्रोकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। और यूकैरियोटिक का मतलब होता है विकसित केंद्रक। अब हम देखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की होती है और यूकैरियोटिक कोशिका किस प्रकार की होती है। प्रोकैरियोटिक कोशिका, जिसे हम आदिम कोशिका या अल्प विकसित कोशिका भी कह सकते हैं। ये अविकसित की जगह अपन लिख दें अल्प विकसित, ज़्यादा सही है। अल्प विकसित कोशिका भी कहते हैं। तो अल्प विकसित कोशिका में केंद्रक की संरचना किस प्रकार की है। यहाँ पर केंद्रक जो है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है, इसलिए केंद्रक के अंदर जो भी पदार्थ है, ये जैसे केंद्रक है, इस केंद्रक के अंदर केंद्रिका है, केंद्रक द्रव्य है, तो अनुवांशिक पदार्थ है, ये सारे क्या होंगे, बाहर निकल जाते हैं, ये कोशिका में बिखर जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित है। और केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होने के कारण अनुवांशिक पदार्थ जो है कोशिका द्रव्य में पाया जाता है, केंद्रिका इसमें अनुपस्थित होती हैं, केंद्रक झिल्ली तथा केंद्रिका अनुपस्थित होती हैं। अनुवांशिक पदार्थ कोशिका द्रव्य में पाया जाता है और यहाँ पर इसमें ये जो संरचना है, ये कोशिका झिल्ली है और ये बाहर वाली कोशिका भित्ति है। कोशिका भित्ति के बाहर की तरफ थोड़ा सा उभरा हुआ भाग है, जिसको हम कैप्सूल कहते हैं, और इसके ऊपर जो है एक धागे नुमा संरचना निकली हुई होती है, जिसे हम फ्लैजिला या कशाभिका कहते हैं। ये कशाभिका इस कोशिका को मूवमेंट करने में मदद करती है, गति करने में मदद करती है, क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जीवाणु का नाम सुना होगा, नीलहरित शैवाल का नाम सुना होगा, माइकोप्लाज्मा का नाम सुना होगा, ये सभी जो है प्रोकैरियोटिक होते हैं, क्योंकि इनमें कोशिका से भी छोटी संरचना, बहुत ही माइक्रोन संरचना है, बहुत ही सूक्ष्म संरचना है, जिसे नग्न आंखों से नहीं देखी जा सकती है। यह कशाभिका के द्वारा गति करते हैं और इसमें जो है ये राइबोसोम, अनुवांशिक पदार्थ, कोशिका द्रव्य, कैप्सूल, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। इसमें राइबोसोम जो है 70S प्रकार का होता है। अब अपन इसके साथ ही दूसरी संरचना यूकैरियोटिक्स देखते हैं और फिर इन दोनों में अंतर अपन देखेंगे। यहाँ इसमें जो है अंतर्वलन द्वारा जो है मीसोसोम संरचना, कोशिका झिल्ली के अंतर्वलन से मीसोसोम नामक संरचना बनती है, जिससे ये जनन में तथा ये जो है श्वसन क्रिया में सहायक होते हैं। अब अपन देखेंगे यूकैरियोटिक कोशिका। यूकैरियोटिक कोशिका जो सामान्य सजीवों के अंदर पाई जाने वाली कोशिका है, चाहे वो एक कोशिकीय जीव हो, चाहे बहुकोशिकीय जीव हो, चाहे पादप कोशिका हो, चाहे जंतु कोशिका हो, उसमें यूकैरियोटिक सेल पाई जाती है। यानी विकसित कोशिका जो होती है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। विकसित केंद्रक वाली जो संरचना है वो यूकैरियोटिक कोशिका कहलाती है। यहाँ इसमें हम देख रहे हैं कोशिका, ये प्लांट सेल, ये प्लांट सेल की संरचना है, यानी पादप कोशिका की संरचना है, जिसमें हम देख रहे हैं कि बाहर की ओर कठोर कोशिका भित्ति होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है। देन उसके अंदर पतली कोशिका झिल्ली होती है
जो पदार्थों को आवागमन में सहायक होती हैं। इसके एक कोशिका के दूसरी कोशिका के बीच में प्लाज्मोडेस्माटा नामक तंतु पाए जाते हैं, जो कोशिका द्रव्य तथा कोशिका के अंतः पदार्थ को आपस में एक दूसरी कोशिका में पहुंचाने का, परिवहन करने का कार्य करते हैं। ये इसके अंदर पाए जाने वाले संरचना जो है न्यूक्लियस की है, न्यूक्लियस यानी केंद्रक की है। ये केंद्रक झिल्ली है जो बीच बीच में इंटरकनेक्टेड है। इनमें छेद होते हैं जो केंद्रक छिद्र कहलाते हैं। इससे प्रोटीन जो है बाहर की ओर जाता है या आनुवांशिक पदार्थ बाहर की ओर कोशिका द्रव्य में जाते हैं। ये केंद्रक झिल्ली जो है अंतःप्रदवी जालिका तथा कोशिका झिल्ली से जुड़ी हुई होती है, यानी यह पदार्थ को बाहर निकालने में सहायक होती है। अंतःप्रदवी जालिका जैसा कि आप जानते हैं ये दो प्रकार की होती है, चिकनी और खुरदरी। खुरदरी पर जो है राइबोसोम के कण पाए जाते हैं, जिससे ये खुरदरी हो जाती है, प्रोटीन बनाने में सहायक होती है। दूसरा, इन अंतःप्रदवी जालिकाओं के टूटने से गोल्जिकाए की संरचना का निर्माण होता है। तो ये यहाँ पर केंद्र के पास में ही ये संरचना होती है। ये पुटिका तथा सिस्टर्नी से बनी हुई संरचना है। माइटोकॉन्ड्रिया, इसमें शक्ति केंद्र के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं, जो श्वसन कार्य करते हैं तथा ऊर्जा उत्पादन का कार्य करते हैं। इसे अतः इन्हें शक्ति केंद्र भी कहा जाता है। इसमें रसदानी पाई जाती है या संकुचन दानी पाई जाती है, जो इस बहुत अधिक बड़ी होती है और उत्सर्जित पदार्थों को एकत्रित करके बाहर निकालने का कार्य करती है। तथा राइबोसोम के कण, लवक आदि इसके अंदर कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। यानी ये संरचना जो है केंद्रक की है और ये जो है बाहर जो है एक द्रव पदार्थ पाया जाता है, कोशिका द्रव्य, जिसको कोशिका द्रव्य कहते हैं। और इस कोशिका द्रव्य में अनेक कोशिकांग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जिकाए, अंतःप्रदवी जालिका, लवक आदि ये संरचनाएं पाई जाती हैं। रिक्तिका आदि संरचनाएं पाई जाती हैं। और ये संरचनाएं क्या कहलाती है? ये सभी संरचनाएं कोशिकांग कहलाती हैं। कोशिका के अंग, कोशिकांग। तो कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति, कोशिकांग तथा केंद्रक। केंद्रक भी कोशिकांग का ही भाग है। ये कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाला ही भाग है, इसलिए ये भी कोशिकांग के अंदर ही आता है। तो कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और कोशिकांग, ये कोशिका के भाग हैं। और केंद्रक, अब इसमें केंद्रक जो है आप देख रहे हैं सुस्पष्ट, इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है। और केंद्रक झिल्ली पाए जाने के कारण ये संरचना, केंद्रक की संरचना जो है वो हमें पूर्ण संरचना दिखाई दे रही है। इस संरचना के अंदर हम देख रहे हैं केंद्रिका, केंद्र द्रव्य और आनुवांशिक पदार्थ इसके अंदर पाए जाते हैं। और ये पूरी संरचना मिलकर के केंद्रक कहलाती है। यानी ये जो है इस संरचना के कारण और इन कोशिकांगों के कारण हम इसे यूकेरियोटिक कोशिका कहते हैं। तो ये यूकेरियोटिक कोशिका की संरचना और ये प्रोकैरियोटिक कोशिका की संरचना। अब हम इसमें अंतर देखेंगे कि प्रोकैरियोटिक कोशिका में और यूकेरियोटिक कोशिका में अंतर क्या है, ताकि आप इस चीज को अच्छे से समझ सकें। चित्र के द्वारा हम इसको आसानी से लिखेंगे। ये प्रोकैरियोटिक और ये यूकेरियोटिक। तो सबसे पहला अंतर तो है यहाँ पर केंद्रक अस्पष्ट
केंद्रक झिल्ली केंद्रक कला अनुपस्थित। यहाँ पर केंद्रक स्पष्ट, केंद्रक कला उपस्थित पाई जाती है। पहला अंतर। दूसरा अंतर, आनुवांशिक पदार्थ। कोशिका द्रव्य में बिखरा होता है। जबकि यहाँ क्या है? आनुवांशिक पदार्थ। केंद्रक द्रव्य में व्यवस्थित। आनुवांशिक पदार्थ यहाँ पर डीएनए या आरएनए ही होता है, या तो डीएनए होगा या आरएनए होगा। यहाँ पे डीएनए तथा आरएनए होता है, ठीक है ना। आनुवांशिक पदार्थ डीएनए या आरएनए होता है, यहाँ आनुवांशिक पदार्थ डीएनए तथा आरएनए होता है। मैंने यहाँ पर आनुवांशिक पदार्थ न्यूक्लियोइड लिखा। न्यूक्लियोइड का मतलब है कि यहाँ डीएनए या आरएनए ही पाया जाता है, और यहाँ पर कोई आवरण नहीं होता है, इसलिए ये न्यूक्लियोइड कहलाता है। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे, डीएनए या आरएनए, सॉरी डीएनए लिख ले अपन, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन रहित होता है। आवरण नहीं है इसमें, इसलिए रहित होता है। और यहाँ पर डीएनए हिस्टोन प्रोटीन सहित ठीक है। नेक्स्ट है, अब यहाँ पर आता है राइबोसोम। अब 70S में 30S प्लस 50S प्रकार के, और यहाँ पर राइबोसोम 80S प्रकार, जिसमें 40 प्लस 60S प्रकार के। ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अपना कोशिका द्रव्य में कोशिकांग अनुपस्थित। यहाँ पर केवल क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम है, मेसोसोम, ये अलग संरचना है। तो यहाँ पर कोशिका द्रव्य में कोशिका अनुपस्थित होते हैं, और यहाँ कोशिका द्रव्य में स्पष्ट केंद्रक के साथ सभी कोशिकांग
अनुपस्थित। तो मोटे मोटे हमने देखा कि ये इसके अंदर अंतर पाए जाते हैं। आनुवांशिक बिखरा हुआ होता है, डीएनए जो है हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाया जाता है, राइबोसोम 70S प्रकार का होता है, केंद्रक अस्पष्ट, केंद्रक कला अनुपस्थित, कोशिकांग अनुपस्थित। यहाँ केंद्रक कला उपस्थित होने से केंद्रक पूर्ण स्पष्ट तथा कोशिकांग भी पाए जाते हैं। ये आपके यूकैरियोटिक तथा प्रोकैरियोटिक में अंतर है। अब इसके बाद आता है नेक्स्ट, कोशिका। जो सजीव कोशिका है वो दो प्रकार की होती है। सजीव कोशिका, सजीव कोशिका पादप कोशिका और जंतु कोशिका। जैसा कि नाम से ही विदित है, पादप कोशिका पादपों के अंदर पाई जाती है, जंतु कोशिका जंतु के अंदर पाई जाती है। दोनों पादप तथा जंतु दोनों सजीव हैं। पादप कोशिका और जंतु कोशिका, मैंने आपको बताया था ये पादप कोशिका का चित्र है। इसी के समान जंतु कोशिका का चित्र भी है, जिसमें ये रसदानी या रिक्तिका नहीं पाई जाती है, वैक्यूल्स नहीं पाई जाती है, तथा उसमें वैक्यूल्स के स्थान पे तारककाय पाए जाते हैं जो कोशिका विभाजन में सहायक होते हैं। और तीसरी संरचना लवक जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं, क्योंकि पादप कोशिका जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा भोजन निर्माण करती है और ये प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायक होते हैं। तो तीन अंतर है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका में तीन अंतर है। पहला अंतर है लवक पाए जाते हैं, यहाँ लवक अनुपस्थित। दूसरा, यहाँ पर तारककाय अनुपस्थित, यहाँ तारककाय उपस्थित। और तीसरा अंतर है कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति व कोशिका झिल्ली पाई जाती हैं। कोशिका भित्ति जो है वो सेलों से बना कठोर आवरण है, जबकि यहाँ पर केवल कोशिका झिल्ली लचीली व पतली होती है, ये संरचना पाई जाती है। तो ये तीन मुख्य अंतर इनके अंदर हैं। तो अब आपको केवल पादप कोशिका का चित्र है, जंतु कोशिका का चित्र आपको बनाना है और इन अंतरों को याद करके आपको अपनी कॉपी में CW में लिखना है। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर मुझे क्वेश्चन पूछें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दे दूँगी। धन्यवाद।